मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष करके और भारत की जनता को देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का विशेष धन्यवाद देना चाहिए। अगर वो विशेष धन्यवाद आप इसलिए देना चाह रहे हैं कि वो कोई नेता प्रतिपक्ष की असल भूमिका निभा रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। दरअसल उनको इसलिए देना चाहिए क्योंकि एक तो राहुल गांधी की वजह से ये आधार लोगों के दिमाग में पक्का होता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री क्यों बने रहना चाहिए। राहुल कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी ही भारत को संभालने में सक्षम क्यों है, क्योंकि राहुल गांधी वो पैमाने दिखाते हैं जिस पैमाने पर जब नरेंद्र मोदी कसे जाते हैं तो बहुत ऊंचे नजर आते हैं और उनके घुटनों के आसपास कहीं राहुल गांधी तलवार भांजते हुए नजर आते हैं। तथ्य बताते हैं कि देश में जिस तरह का संकट, जिस तरह की स्थितियां दुनिया में है और उसकी वजह से देश में है, उसका सबसे बेहतर तरीके से अगर कोई रास्ता निकाल पा रहा है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। उदाहरण के लिए ये दुनिया में क्राइसिस है। अब अगर अलग अलग देशों का बताएंगे तो म्यांमार से लेकर अमेरिका तक और चाइना से लेकर यूएई तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। दुनिया भर में ये तेल के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि तेल का संकट दूसरे तरह का हो गया। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी होर्मुज जल डमरू मध्य वहां से जहाज निकलने ही बंद हो गए तो फिर ये मुश्किल तो बढ़ेगी और उस मुश्किल के बावजूद भारत ने इस संकट से खुद को उबारा। अब सोचिए जरा, 28 फरवरी से युद्ध चला, उसके पहले से जो स्थितियां थी और जिसको हम बार बार कहते हैं कि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, भारत बीच में ऑपरेशन सिंदूर में पड़ा, फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध चला, ये सब कुछ होते हुए इसके बीच में भारत में जो स्थितियां थी उसको कहीं से भी किसी को पता नहीं चला कि किसी तरह का कोई संकट। 28 फरवरी के बाद जब युद्ध शुरू हो गया, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बम बरसाना शुरू किया। ईरान ने यूएई और दूसरे जो देश हैं उन सबको मारना शुरू किया। और आप जरा सोचिए, सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर, इन सब पर वो मिसाइल दाग रहा था। उसके बीच में जब दुनिया अस्त व्यस्त त्रस्त हो गई तो भी भारत ने उसको संभाल कर रखा। बीच में 3 से 4 दिन के लिए हमें दिखा होगा कि एलपीजी के लिए सिलेंडर की लाइन लगी। कुछ कुछ शहरों में जो अफवाह उड़ती है उस अफवाह की वजह से घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे तक पेट्रोल पंप पर भी लाइन लगी। लेकिन क्या देश के किसी हिस्से में एलपीजी या पेट्रोल डीजल का उतना बड़ा संकट हुआ जितना बड़ा संकट होना चाहिए था? क्यों नहीं हुआ? पहला तो ये कि भारत की सरकार ने 2 दर्जन की बजाय लगभग जो 4 दर्जन देशों से कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति की, जिससे आपको पता नहीं चला। दूसरा, जो गैस की आपूर्ति है, सरकार ने जो डोमेस्टिकली हम प्रोडक्शन करते हैं पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस, एक तो लिक्विफाइड गैस होती है जो एलपीजी के तौर पर वो एलपीजी सिलेंडर में आती है, पीएनजी जो पाइप के जरिए आती है। शहरों में पीएनजी का दायरा बहुत बढ़ाया, आईजीएल हो, दूसरी प्राइवेट कंपनियां हो, उन्होंने उसको बहुत आगे पहुंचाया। इसकी वजह से जो 12 करोड़ सिलेंडर एलपीजी जो 2013-14 तक था वो 2025-26 में 34 करोड़ हो गया। उस 34 करोड़ के बाद 1 करोड़ 70 लाख के आसपास पीएनजी कनेक्शन देश में हुए। भारत सरकार ने एक और काम किया। भारत में जो डोमेस्टिक गैस का प्रोडक्शन है, जो 36,000 मीट्रिक टन हुआ करता था, उसको 54,000 मीट्रिक टन कर दिया। भारत सरकार ने इसको बड़े सलीके से और बहुत एक तरह से कहें कि पूरा अभियान चलाकर इसको किया। एक मोर्चे पर भारत सरकार रह गई। हालांकि पहली बार स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की योजना वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की, भारत की किसी और सरकार ने नहीं की उनके पहले। जैसे सड़क उनके पहले किसी ने बनाने की कोशिश नहीं की। अभी मेजर जनरल भूवर चंद्र खंडूरी जी, उनका निधन हुआ, जो राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री रहे। कमाल के व्यक्ति थे, कमाल की सड़कें उन्होंने बनाई, देश को जोड़ दिया। ये आज जो नितिन गडकरी का काम दिखता है वो भुवन चंद खंडूरी की बुनियाद पर है। और ऐसे तो मैं कई बार कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पावर, टेलीकॉम, रोड, हर तरह के रिफॉर्म जितने जबरदस्त हुए, उतने एग्रीकल्चर उतने और कभी नहीं हुए। उन रिफॉर्म्स को जो मनमोहन सिंह की सरकार थी वो नीचे लेकर चली गई। अर्थशास्त्री होने के बावजूद किसी तरह का कोई रिफॉर्म नहीं किया। आप उसके आंकड़े देख सकते हैं। फिर नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने वो रिफॉर्म को गति दी और कई गुना बढ़ाया। नरेंद्र मोदी को जवाबदेह ठहराना होगा। नरेंद्र मोदी का बार बार गला पकड़ना होगा। गला पकड़ना मतलब मैं उसको उस शब्द में कह रहा हूं कि अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ी और नरेंद्र मोदी उसके लिए तैयार दिखते हैं। वो अकाउंटेबिलिटी है जिसकी वजह से आज भारत ये कह सकता है कि हम जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उसमें हमारी जो मुश्किलें थी उससे हम कैसे निपट पा रहे हैं। आज भारत सरकार जो नए क्षेत्र हैं
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर, उस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा रही। और नरेंद्र मोदी जहां भी जा रहे हैं उन समझौतों को जरा देखिए, भारत की कंपनियां वो लगातार वो काम कर रही हैं। दूसरा, हमने पावर सेक्टर का रिफॉर्म किया। हमने इतना जबरदस्त रिफॉर्म किया कि आज हम 2013 की तरह नॉर्दर्न ग्रिड फेल नहीं होती। आज हमारे यहां 264.5 गीगावाट रिकॉर्ड पावर है, उसके बावजूद वो डिमांड हमने हासिल कर ली, सप्लाई उसकी पूरी है। कहीं कोई नॉर्दर्न ग्रिड फेलियर नहीं हुआ, जैसा यूपीए के शासनकाल में 2013 में हुआ था कि उत्तर भारत में बिजली ही चली गई थी, नहीं हुआ इसे। तो आप जरा समझिए कि कैसे हम उस समस्या से बाहर हैं। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल का शेयर बढ़ाया, हम लगातार जो गाड़ियों की बिक्री हो रही है उसमें हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल उसको आगे बढ़ाया। अभी जो दिल्ली सरकार की पॉलिसी है कि 2030 के बाद, 28 या 30 के बाद दिल्ली में कोई भी इलेक्ट्रिक के अलावा कोई ऑटो टैक्सी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ईवी पर बाकायदा टैक्स छूट दे रखी है, 1.5 लाख रुपए आपको बच जाते हैं उसके रजिस्ट्रेशन में, और दूसरी भी बचत हो जाती। ये सब काम वो करते हुए हम दिख रहे हैं। सोलर का जो प्रोडक्शन था वो करीब करीब 12 से 13 गुना बढ़ गया, 12-13 गुना। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात है, जैसे कई बार लोग कहते हैं बताइए सब तो मनमोहन सिंह के समय में बना हुआ, क्या कभी और बना? पहला जो कमीशन हुआ स्ट्रेटेजिक रिजर्व अभी जो हुए हैं वो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 2015 में हुए। ये कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने वो योजना बनाई, उसको मनमोहन सिंह के समय में आगे बढ़ाया गया और मोदी जी के समय में कमीशन हुआ। 2 रिजर्व, एक आपको याद होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, जिसमें आग लग गई, और मैं तो कहता हूं कि वो साजिश थी या नहीं थी ये कभी शायद पता ना चले, लेकिन संभवतः वो साजिश ही रही होगी, वो आशंका है। लेकिन हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। अभी 2 पेट्रोलियम रिजर्व नरेंद्र मोदी की सरकार ने तैयार किया, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी बात है, आज उसकी चर्चा कम होती है, जो पीएलआई स्कीम के जरिए, और ये मैं आपको जो आंकड़ा दे रहा हूं इसको जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि इस पर चर्चा बहुत कम होती है। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम, ये किसके लिए थी? मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की। 2.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है 14 सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन्स, फार्मा, बल्क ड्रग्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, सोलर मॉड्यूल, ऑटोमोबाइल एंड ईवी कंपोनेंट, टेक्सटाइल एंड स्पेशलिटी स्टील। इन सब में 2.25 लाख करोड़ का निवेश हुआ और हमने अपने जो यहां प्रोडक्शन है वो कितना बढ़ाया उसकी कल्पना आप कीजिए। पीएलआई सपोर्टेड सेक्टर्स में 20,41,000 करोड़ का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है, 20,41,000 करोड़। स्मार्टफोन असेंबली हम लगभग पूरी की पूरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमने बढ़ा ली, और इस पीएलआई स्कीम से 8,30,000 करोड़ ये एक्सपोर्ट हमने कर लिया। आज जरा सोचिए, ये हम लार्जेस्ट स्मार्टफोन, सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर हैं। एप्पल, उसकी सबसे बड़ी सप्लाई चेन हम यहां लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो 5% था वो 25% हो गया। सैमसंग, उसने अपना इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो एक्सपैंड कर लिया। चाइना +1 जिसको कहा जाता है, वो दुनिया सोचती है, समझती है। 14 लाख लोगों को सीधे अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है पीएलआई स्कीम के जरिए। इसका मतलब क्या हुआ? पीएलआई मतलब आत्मनिर्भर भारत यानी मेक इन इंडिया। यानी अगर ये पीएलआई नहीं होती और ये 20 लाख करोड़ से ज्यादा का यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो ये भी हमें बाहर से मंगाना पड़ता, इंपोर्ट पर और ज्यादा दबाव पड़ता और रुपए पर और ज्यादा दबाव पड़ता। अब अभी तो युद्ध की स्थिति है, दुनिया में इस तरह के हालात हैं, तो जाहिर है कि उसका असर तो पड़ेगा और डॉलर मजबूत होगा क्योंकि दुनिया की ट्रेड करेंसी। हम जब चूंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, ऑटो कंपोनेंट, ये सब जब हम कर रहे हैं तो इसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो भी इंपोर्ट करके लाना पड़ता है, इसलिए हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है। जब रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, तो एक तरह से हम विशियस साइकिल में फंसे हुए, लेकिन हम ये काम करते हुए हैं। अब जरा सोचिए, भारत की 99% मोबाइल फोन की डिमांड आज डोमेस्टिक प्रोडक्शन से पूरी हो जाती है। 99% डिमांड मैं कह रहा हूं, इसको जरा आप ध्यान से सुनिएगा। पीसीबी असेंबली हो, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो, कैमरा मॉड्यूल हो, डिस्प्ले मॉड्यूल हो, सेमीकंडक्टर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो, ये सब हम लगातार कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और टेलीकॉम, इसमें हम बहुत तेजी में आगे बढ़े हैं। थोड़ा अभी टेक्सटाइल्स में, स्पेशलिटी स्टील में और सोलर सप्लाई चेन में और तेजी से आगे बढ़ाना है। अभी मैन्युफैक्चरिंग का हमारा जो हिस्सा है जीडीपी का, वो 25% के लक्ष्य की तरफ नहीं गया है, अभी हम 16-17% के आसपास हैं, लेकिन हम ये काम करते हुए दिख रहे हैं।
हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ा है, हम मैन्युफैक्चरिंग जॉब क्रिएट कर रहे हैं, हम दुनिया भर की कंपनियों को अपने यहाँ आकर्षित कर रहे हैं, हम स्ट्रेटेजिक सेक्टर को तैयार कर रहे हैं। इसलिए जब कोई आपसे कहता है ना कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री और भारत का गृह मंत्री गद्दार है, तो जरा उनकी बात ध्यान से सुनिए और उन पैमानों पर जरा देखिए। राहुल गांधी तो वो हैं जो ट्रंप ने कहा तो उन्होंने बिना सोचे समझे संसद के सामने खड़े होकर कह दिया कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड। राहुल गांधी वो हैं जब भारत शानदार तरीके से काम कर रहा था, वापस लौट रहा था, तो रघुराम राजन के साथ बैठकर उन्होंने चर्चा कर ली कि अरे 5% भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। हमने 8.3% की ग्रोथ एक क्वार्टर में दी। राहुल गांधी दरअसल इसलिए धन्यवाद दिया जाना उनको चाहिए क्योंकि वो विघ्न संतोषी वाली भूमिका में है। उनका रुदाली राग, उनका रुदन राग भारत को बार बार ये सोचता है कि नरेंद्र मोदी से कितनी जवाबदेही लेनी है, और जवाबदेही तो नरेंद्र मोदी से ही लेनी है क्योंकि लगातार उनको 3 बार जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है। साफ साफ दिख रहा है कि कैसे डिफेंस से लेकर दूसरे इकोनॉमिक सेक्टर्स में भारत की स्थिति बेहतर हुई है। और एक और बड़ी बात, जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो जो सोशलिस्ट नेहरूवियन पॉलिसी थी जो भारत की आज़ादी से 1990 तक रही, उसने देश का बेड़ा गर्क कैसे किया कि हम कुछ भी अपना सोच ही नहीं पाए, इंडस्ट्री के बारे में सोच ही नहीं पाए, अपनी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाए, आत्मनिर्भर होने के बारे में सोच ही नहीं पाए, और इसीलिए हम उस तरफ गए ही नहीं। वरना सोचिए 1983 में मैंने एक टीवी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कि 1983 में हमने चंडीगढ़ में फैक्ट्री खोल दी थी, तो भैया खोल दी तो बंद क्यों कर दी, आज क्यों सेमीकंडक्टर फैक्ट्री खोलनी पड़ी? इसका मतलब समय से कोई काम नहीं किया, हमें विदेशों की तरफ मुंह ताकते रहना पड़ा, आज नहीं देखना पड़ा। कोविड के समय हो या दूसरे समय हो, डिजिटल इंडिया ने कमाल कर रखा है, हम दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जब ये बोलेंगे तो ये पैमाने देखे जाएंगे कि क्या हम 12 करोड़ से 34 करोड़ सिलेंडर आज दे रहे हैं। और मैं तो एक शब्द कहता हूँ कि कोई नीता अंबानी और प्रीति अडानी यानी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की पत्नी को सुख देने के लिए एलपीजी नहीं पहुँचा, उनको तो किसी भी स्थिति में मिलेगा। ये देश की उन महिलाओं को जिनको नरेंद्र मोदी अपनी पृष्ठभूमि के कारण जानते हैं कि उनकी आंखों में जो धुआं जाता है, उनकी जो आंख खराब हो जाती है, समय से पहले वो जो बीमारियों का शिकार हो जाती हैं, जो बूढ़ी हो जाती हैं महिलाएं, जिनका जीवन मुश्किल हो जाता है, उनको ठीक करना। जिनको पोषण नहीं मिलता था उनको न्यूट्रिशियस फूड दिया, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, आज तो सब ये लाइट, सफ़ेद लाइट आती है, वरना पीली लाइट जो आप करते हैं, वार्म लाइट, वो सब तो फैशन में करते हैं उस तरह से। लेकिन जो पीली लाइट में बच्चा पढ़ नहीं पाता था, हम सब उसी 60 वाट उसी वाले बल्ब में रहे हैं ना, तो वो जो उसमें रोशनी होती थी, आज जो एलईडी की रोशनी मिल रही है, आज जो ज़्यादा रोशन भारत है, वो समझिए। और अच्छा है नरेंद्र मोदी इस तरह से आप शब्द कहते रहें, भारत के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को गद्दार कहते रहें, उसका जवाब जनता लोकतांत्रिक तरीके से देती रहती है, वोट देकर। लेकिन नरेंद्र मोदी की जवाबदेही बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके पास समय नहीं है, बहुत तेज़ रफ्तार में चलना है। नेहरू जी की नीतियों ने देश को बहुत धीमे कर दिया है, बहुत पीछे छोड़ दिया है। अटल जी ने एक रफ्तार दी थी, नरसिम्हा राव ने उसकी बुनियाद रखी थी और वो और आगे जाता, लेकिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वित्त मंत्री नहीं रह पाए, कमज़ोर हो गए। और सोनिया जी की जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी की नेहरूवियन सोशलिस्ट पॉलिसी, उसने पूरा देश का बेड़ा गर्क कर दिया, सब्सिडी आधारित सब कुछ चौपट कर दिया, सारे देश का बैंकिंग सिस्टम का भट्ठा बिठा दिया। उस सब को उबार कर यहाँ तक लाने में बड़ा समय लगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, मोदी जी जवाबदेह आप ही हैं, गर्दन आप ही की पकड़ी जाएगी, जवाब आप ही से मांगा जाएगा, क्योंकि देश चाहे जितनी चुनौतियाँ दुनिया में हो, देश उससे आसानी से उबरने के लिए वो चाहता है कि आपकी रफ्तार और तेज बढ़े। इसलिए जवाबदेही तो आप ही से मांगी जाएगी। तो इसलिए मोदी जी को, देश के नागरिकों को, राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।